तो आज मोल कॉन्सेप्ट्स का सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हम जो चीजें देखे थे उनको इन शॉर्ट देख लेते हैं ना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैक्योमेट्री है और एडियोमेट्री है और मिक्सचर एनालिसिस है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। जैसे ये हमने दो क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों ने शायद बना भी लिया होगा। सिंपल सा था, इसमें आपको क्वेश्चन दिया होता, आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 40 ग्राम कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसका वेपर डेंसिटी 8 दिया हुआ था। देखो हम पढ़े क्या थे, हम पढ़े थे कि एक एवोगैड्रो किसके बराबर होता है, एक मोल्स में कितने पीसेस होते हैं, एक एवोगैड्रो के बराबर इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और हमने कहा था कि अगर एटम के मास को देखा जाए तो आप उसका यूनिट एएमयू बताएंगे, लेकिन अगर उसके एक मोल का मास पूछे तो आप एएमयू को ग्राम से रिप्लेस कर दोगे। क्लियर है ना इतना? तो हमने कहा था कि एक एएमयू में कितने ग्राम, वो होता है एक प्रोटॉन के मास के बराबर, जो कि होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी की वैल्यू 1/Na के इक्विवेलेंट होती है, 1/Na ग्राम। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, राइट। और भी सारी चीजें देखी थी, डेंसिटी देखे थे। अगर आपको कुछ फॉर्मूले भी थे, जैसे अगर मोल कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास तो देखिए फॉर्मूला नहीं लगाना है कहीं पे, फॉर्मूला कहीं पे नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। तो अब ये देखते हैं, पहला हमारा पॉइंट है पीओएसी का। पीओएसी, ये कुछ चीजें छूटी हुई थी पिछले क्लास में जिसको हम आज जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो पीओएसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, देखो नाम से ही लग रहा है कि एटम को कंजर्व करना है, राइट। एटम को कंजर्व करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे वाटर बनाना है H2 प्लस हाफ O2 से हमको ये रिएक्शन करके वाटर बनाना है, तो हमें ये स्टेटमेंट, ये पीओएसी ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में होंगे अगर सिस्टम कंजर्व रहा तो। क्लियर है? अगर सिस्टम कंजर्व रहा तो जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, एटम को कंजर्व कराना है, मॉलिक्यूल्स को नहीं, एटम्स को कंजर्व करवाना है। देखिए अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है तो राइट साइड जो आपका प्रोडक्ट है उसमें भी कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2 है। अगर ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन का एक एटम है हाफ इंटू 2 ना, क्योंकि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो हाफ इंटू 2 तो 1 है, तो इधर भी 1 ही है। तो हमें ये प्रिंसिपल ये कहता है, ये पीओएसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, अगर वो कंजर्व है, तो आपके सारे एटम कंजर्व होंगे। चलो ठीक है, पीओएसी का ये कॉन्सेप्ट है। देखो सिंपल सा फंडा है कि आपको एटम कंजर्व करवाने हैं। अगर किसी क्वेश्चंस में पता है कि इसके एटम्स कंजर्व हैं तो आप एटम कंजर्व करवा दीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसके 2 बेसिक से प्रिंसिपल है, 2 इंपॉर्टेंस है। देखो पीओएसी का कॉन्सेप्ट जो होता है कि एटम तभी कंजर्व होते हैं जब उनके मास कंजर्व हो। जैसे अगर हाइड्रोजन मान लो 2 ग्राम लेते हो तो 2 ग्राम इसमें अगर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे तो 2 ग्राम आपके वाटर में भी हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो पीओएसी जो है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मास कंजर्व करवा रहे हो तभी एटम कंजर्व होंगे, इसलिए सिंपल सा है पीओएसी का कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा एटम कंजर्वेशन की बात करता है, राइट। अब देखो दूसरा पॉइंट कहता है कि इट हैज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ऐसे लिख सकते हो, रिएक्शन नहीं, प्रॉपर्टीज। इट इज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका हमें यूज सीखना है। ऐसे नहीं कि नाम सीख गए तो हो गया काम, तो हमें इसका यूज सीखना है। पहला ये, अगर पीओएसी के कॉन्सेप्ट से हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, राइट, किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को छोड़ दीजिए, अभी रिडॉक्स की बात हम लोग करते रहेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये रिएक्शंस को बैलेंस करने में इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। दूसरा है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर वो बैलेंस नहीं है तो विदाउट बैलेंस किए हम उसके न्यूमेरिक डेटा को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि किसके कितने मोल्स से कितने बनेंगे, इन सब सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कौन सी है, एक तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, और अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हमें पता है कि कोई चीज कंजर्व है, तो हम वहां से ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि किसका कितना अमाउंट बनेगा। ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो देखो इसको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पीओएसी का कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन
प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी स्पेसिफिक जो कि कंजर्व है उसके एटम कंजर्व करवाने हैं, तो आप इसके कॉन्सेप्ट्स को लगाएंगे। इसके दो इंपॉर्टेंस थे, एक तो बैलेंस करना रिएक्शंस को, दूसरा है कोई की केमिकल रिएक्शन है उसको बिना बैलेंस किए उसके वैल्यूज को सॉल्व करना। मतलब बहुत सारी जैसे इंफॉर्मेशन है, कितने मोल्स बनेंगे, कितने चीजें बनेंगी। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक चीज बता देता हूं। जैसे अगर कोई भी चीज हो, जैसे ये रिएक्शन है, इस क्वेश्चंस को ऐसे लिख लीजिएगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शंस को आपको बैलेंस करना है। देखो मैं एक बना देता हूं, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए CH4 को आपको बर्न करवा रहे हो, आप इसको जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो प्रोडक्ट सिंपल सा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो चलो CO2 बना और H2O बना, राइट। लेकिन ये तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है शायद। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर में 3 है, लेकिन कार्बन बैलेंस है। तो हम यहाँ पे POC को कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम POC कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे, जितनी भी सारी चीजें हैं उनमें से किसी एक को आप एक मान लीजिए। यहां पे एक मान लीजिए इसका 1 मोल लेते हैं, इसका A मोल लेते हैं, तो इसका मान लीजिए B मोल बना, इसका B मोल बना, सॉरी C मोल बना, इसको C कर लीजिए, इसका मान लीजिए C मोल बना। अगर आपको A B C की वैल्यू पता हो जाए तो आप रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है यहां तक? देखो अब क्या करना है, अब कार्बन पे POC लगवाते हैं, कार्बन को कंजर्व करते हैं। लेफ्ट साइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं? लेफ्ट साइड में देखिए कार्बन एक ही है, क्योंकि आपने इसको बोल दिया है कि इसका 1 मोल लिया आपने, तो एक के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन 1 है। राइट साइड में कितना है? कार्बन B है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ में? कार्बन पे POC लगवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि कार्बन कंजर्व है। लेफ्ट साइड में जितने कार्बन के एटम उतना राइट साइड में होंगे, रिएक्टेंट में जितने उतना प्रोडक्ट में होंगे। तो देखो कार्बन कितने हैं? 1 है। राइट साइड में कितने हैं? 1 है, कार्बन कंजर्व है। B की वैल्यू आ गई 1। देखिए यहां से B की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हाइड्रोजन पे लगाते POC। लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 4 है। राइट साइड में कितने हैं? 2C है, C इंटू 2। बोलो अब देखिए 4 इक्वल टू 2C हो गया। C की वैल्यू कितनी आ गई? C की वैल्यू आ गई 2। तो आपका पता चल गया कि वाटर कितने बनेंगे? 2 मोल बनेंगे अगर इसका 1 मोल लिया जाए तो। अब देखिए ऑक्सीजन पे POC लगाते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2A है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने हैं बताइए? राइट साइड में कितने हैं हाइड्रोजन? राइट साइड में सिंपल है, 2B CO2 में है और C इसमें है, तो 2B प्लस C, 2B प्लस C। B की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, यहां पे पुट कर देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी 2A इक्वल टू 2B। B की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस C की वैल्यू है 2, 4A की वैल्यू आ गई 2। बोलो, तो यहां से हमें A B C मिल गया। तो आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शंस क्या हो गया? बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। आप सबके वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सबके वैल्यूज को पुट करेंगे। A की वैल्यू आई थी आपकी, A की वैल्यू आई थी 2, तो यहां पे 2 लिख दीजिए। B की वैल्यू कितनी आई है? 1, तो यहां पे 1 लिख दीजिए। C की वैल्यू कितनी आ गई है? यहां पे 2 लिख दीजिए। आप देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, देख लीजिए। अगर कार्बन को देखें तो कार्बन 1 है, हाँ है। ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 4 है, इसमें देखिए 2 और 2 4 हो गया। हाइड्रोजन को देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 4 है। देखिए कितने आसानी से बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ किसी को? कोई डाउट? डाउट नहीं है ना? सिंपल है, आपको POC लगाना है। एटम जितने एटम लेफ्ट साइड में उतने राइट में लगा देना है, अगर आपको कंजर्व है तो। अरे सिंपल है भाई। देखिए मैं क्या बोला आपको, मैं बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन दी हुई है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए A B और A B से रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं ना, A और A B रिएक्ट करके C और D बना रहे हैं, चलो E बना रहे हैं, F बना रहे हैं, G बना रहे हैं, कुछ भी बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, चाहे कुछ भी हो, किसी एक को आप एक मानिएगा, बाकी सबको A B C D मान लीजिएगा कि इसका A मोल लगा, इसका B मोल लगा, इसका C मोल लगा, इसका D मोल लगा, इसका E मोल लगा। ऐसे बाकी का लेफ्ट और राइट में POC लगाना है, देखना है कि कितने एटम्स पर्टिकुलर वाले लेफ्ट साइड में है, उसके कितने राइट साइड में है। वहां से इक्वेशन बना लेने, मैथ बन जाएगा। मैथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप A B C D E निकाल लेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, आपको इस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाइए। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बनाइए। देखो मैं बताता हूं क्या है, सिंपल है। C3H8 है, आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, बन रहा है आपका CO2 प्लस H2O।
मान लेते हैं इसका एक ले लिया, किसी को भी एक मान सकते हो, इसको भी एक मान सकते हो, रेस्ट ऑफ द चीजों को ABCDEFG जो भी मानना मानिएगा, लेकिन किसी एक को एक मानिएगा, ऐसे नहीं कि सबको ABCD मान ले तो आपके इक्वेशन एक कम हो जाएंगे ना। तो देखिए अगर इसको एक मान लेते हो, इसको A मान लेते हो, इसको B मान लेते हो, इसको C मान लेते हो, तो अगर कार्बन पे POC लगवाए तो इधर कार्बन के 3 एटम है तो B की वैल्यू आ गई 3, उधर B है ना। अगर हाइड्रोजन पे POC लगाते हो तो इधर लेफ्ट साइड में 8 है, राइट साइड में 2C है, C की वैल्यू आ गई 4। कितना सिंपल है। अगर ऑक्सीजन पे POC लगवाते हो तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2A है, राइट साइड में कितना है, 2B है और C है। B और C की वैल्यू पता है, 2A प्लस B की वैल्यू है 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, एक वैल्यू आ गई 5। देखो आंसर आगे सारे लोगों के आंसर बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 ऑब्टेन्ड एट STP बाय 8 kg ऑक्सीजन एटम। आपके पास 8 kg ऑक्सीजन एटम है तो पूछ रहा है कि O2 अगर 8 kg ऑक्सीजन से अगर O2 बनाया तो उस पे STP पे उसका कितना वॉल्यूम आएगा। अगर 8 kg ऑक्सीजन एटम से O3 बनाया तो उसका STP पे कितना वॉल्यूम आएगा। सिंपल है, मोल्स निकालो। और आपको पता है हमने कल सीखा था कि STP पे किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाओ और ये सवाल LKG का बन जाएगा। लल्लू सा एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के साथ घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अपने दिमाग को लगाना है। देखा जाए 8 kg ऑक्सीजन एटम है, कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 8 × 10⁻3, 8 × 10⁻3। अगर 8 kg ऑक्सीजन एटम है, अगर मैं पूछूं आपके पास कितना मोल ऑक्सीजन है डिवाइड बाई मोलर मास या फिर एटॉमिक मास कितना होगा ऑक्सीजन का, 16। इतना मोल आपके पास ऑक्सीजन है, इतना मोल ऑक्सीजन है और इसी ऑक्सीजन एटम से आपको O2 बनाना है, इसी ऑक्सीजन से O3 बनाना है और ये बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा STP पे, राइट। देखो क्या करना है, ऑक्सीजन यहां पे जितना ऑक्सीजन एटम यहां पे है उतना यहां पे होगा। ऑक्सीजन इतना मोल्स है तो इतना इसमें भी होगा ना। तो इतना मान लो इसका N मोल बन रहा है एक ऑक्सीजन से, इस रिएक्शंस में चलो ऐसे लिख लो, अगर इधर एक ऑक्सीजन है तो इधर मान लो एक इसका ऐसे कुछ A मान लो या A मान लो या N मान लो कुछ मान लो, तो इतना ऑक्सीजन एटम इधर है तो इसके एक से इसका 1/2 मोल्स बन रहा है, तो इसके इतने मोल से इसका कितना बनेगा इंटू 1/2 मोल्स। देखो समझ में आया, इसका 1 मोल से इसका आधा मोल होगा ना, क्योंकि रिएक्शंस बैलेंस तो करनी है ना हमें। देखो फिर से क्लियर, देखिए हमें पता है ऑक्सीजन एटम रिएक्शन कर रहा है तो हाफ O2 बना रहा है, इसके 1 मोल से इसका आधा मोल बन रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो इतना मोल्स है ना, तो इसके कितना बनेगा इंटू हाफ कर देंगे। इतना मोल ऑक्सीजन बना है, ऑक्सीजन गैस बना है, तो STP पे इसका कितना वॉल्यूम होगा, 1 मोल का 22.4, तो इतने मोल्स का कितना होगा इंटू 22.4। ये पहला आंसर है आपका। दूसरे के लिए भी अगर हम कर लें तो ऑक्सीजन से फिर से आपको O3 बनाना है, O3 तो इसको कर लेंगे आप O3 करना है, इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 1/3 यहां पे लिख देंगे, बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ ना। अब POC लगा लेना यार, POC लगा लेना। अब इसके एक ऑक्सीजन, देखो इस रिएक्शन में 1 मोल ले रहे हैं तो 1/3 मोल O3 बन रहा है। हमारे पास इतना मोल्स ऑक्सीजन एटम है तो कितना मोल O3 बनेगा, 1/3 टाइम्स ऑफ दिस मच। बोलो, अगर वॉल्यूम पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, केमिस्ट्री सीखने आए हो, राइट। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 196 kg ऑफ H2SO4। 196 kg ऑफ H2SO4 ऑक्सीजन एटम से आपको H2SO4 बनाना है। सिंपल सा बात है, कौन सा कंजर्व है, ऑक्सीजन कंजर्व है, क्योंकि सारे ऑक्सीजन को यूज करके H2SO4 बनाना है। बोलिए, देखिए ऑक्सीजन को कंजर्व करवाना है, H2SO4 बनाना है। हमारे पास ऑक्सीजन पता नहीं है, हमें पूछ रहा है कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए या फिर कितना केजी, जो भी क्वांटिटी हो। चलो मैं मान लेता हूं इसका x ग्राम लगा, x ग्राम लगा। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल ऑक्सीजन बन रहा है, 1 मोल से इसका अगर 1/4 कर देंगे बैलेंस हो जाएगा ना। इसका 1 मोल लिया हम ऐसे, या फिर तो ऐसे कर सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। सिंपल सी बात है, POC लगाइए, आंसर पाइए।
एक ऑक्सीजन से देखिए रिएक्शन में जितना ऑक्सीजन एटम इधर रहेगा उतना ही उधर बनेगा। 196 kg H2SO4 बनाना है तो कितना ग्राम H2SO4 है इंटू 10⁻3। अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 98 होता है। अगर 98 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा इतना मोल आपके पास H2SO4 होगा। एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इतने मोल्स में कितने एटम इंटू 4, इतने मोल्स ऑक्सीजन। बोलो इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स कहां से आए होंगे, यहीं से आए होंगे। तो इतने मोल ऑक्सीजन हो गए। अगर वेट पूछ रहा है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो इंटू 16 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 196 kg H2SO4 है, ये केजी में, अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो चलो इतना ग्राम H2SO4 है, डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मुझे पता है। एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम, देखो ना एक मोल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन के मोल्स, 1 सल्फर के मोल, 4 ऑक्सीजन के मोल्स, तो इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चलेगा कितने ऑक्सीजन के एटम्स आएंगे। इंटू 16 कर देंगे तो हमें पता चलेगा वेट। राइट, नहीं समझ में आया? इतना मोल ऑक्सीजन, इतना मोल ऑक्सीजन, ये मोल्स में है। एक मोल ऑक्सीजन का वेट होता है 16, हमारे पास 4 मोल्स ऑक्सीजन है, इसका 4 टाइम्स है तो इंटू 4 कर दिया। आया नहीं समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लिमिटिंग रीजेंट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रीजन देखो नाम से ही पता चला कि समथिंग जो लिमिटेड हो, लिमिटेड समथिंग जो लिमिटिंग। अगर मैं आपको बोलूं मेरे एक साइकिल बनाना है, चलो ये साइकिल बनाना है, साइकिल ऐसी होती नहीं लेकिन मान लो कि साइकिल ही है, एक साइकिल बनाना है। इस साइकिल को बनाने के लिए 2 पहिए और एक मेटल बॉडी लग रहा है। देखो एक मेटल बॉडी मतलब ये एक मेटल बॉडी और 2 पहिए लग रहे हैं एक साइकिल को बनाने में। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे पास 10 मेटल बॉडी है, 10 मेटल बॉडी है और 15 पहिए, तो आप बताओ कितने साइकिल बनाओगे? 15 व्हील है तो आप बताओ कितने साइकिल बनाओगे? सिंपल है यार, बच्चों वाला काम। तो देखो 2 पहिए से एक साइकिल, तो 15 पहिए से कितनी साइकिल? 15/2 साइकिल, 7.5 साइकिल। हाँ थोड़ी सी गंदी वैल्यू ले लिए, चलो 16 कर लो इसको। 7.5 साइकिल क्या होता है? चलो 16 व्हील बन रहे हैं। अगर मैं बोलूं 2 पहिए से एक साइकिल बन रही है तो 16 व्हील से कितने साइकिल? 8 साइकिल। 10 मेटल बॉडी, एक मेटल बॉडी से एक साइकिल, तो 10 मेटल बॉडी से कितने साइकिल? 10। अब बताओ कौन सबसे पहले खत्म हो जाएगा? 10 बना पाओगे या 8 साइकिल बना पाओगे? दोनों का यूज करके 8 ही बना पाओगे ना मेरे भाई, 8 ही बना पाओगे। तो जो प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है, जो लिमिटेड है, खत्म कौन हो जा रहा है? पहिया खत्म हो जा रहा है, मेटल बॉडी तो बच जा रही है ना यार। जो व्हील्स खत्म हो जा रहे हैं तो वो लिमिटिंग है, वो लिमिटिंग। इसी तरीके से रिएक्शंस में जो भी पहले खत्म हो जाए वो लिमिटिंग है। राइट, जो लिमिटेड है वो लिमिटिंग रीजेंट है। रेस्ट ऑफ दी चीजें वो एक्सेस में रहेंगी, वो प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करेंगी, वो तो कुछ उसमें भी रह जाएगा, उसके कोर्सपॉन्डिंग जितना यूज हो जा रहा है नहीं तो बाकी का वो चीज बच जाएगा। एक जो खत्म हो जा रहा है वो लिमिटेड है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट क्लियर हुआ। समथिंग विच इज लिमिटेड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या करता है? लिमिटिंग रीजेंट बताता है कि प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा, प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रीजेंट देखो, दिस रीजेंट कंप्लीटली यूटिलाइज इन अ केमिकल रिएक्शन। जो हम अभी सीखे ये रिएक्शंस में सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। कंज्यूम फर्स्ट इन अ रिएक्शन CTION, रिएक्शंस में पहले खत्म हो जाए उसको लिमिटिंग रीजेंट बोलेंगे। और दीज आर प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग रीजेंट। हाँ बहुत बढ़िया, यही प्रोडक्ट बताते हैं ना, ये प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। अरे हमने तो सीखा ना साइकिल वाले में, जो खत्म हो जा रहा है वही बनाएगा, बाकी के ऐसा तो नहीं बस लोहे से साइकिल बना दोगे मेटल बॉडी से। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर द कंबशन ऑफ सुक्रोज, ये क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए इस क्वेश्चन से पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये है, इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4A + 2B + 3C A4B2C3 क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इफ 1 मोल ऑफ A and 0.6 मोल ऑफ B and 0.72 मोल्स ऑफ C वर टेकन इनिशियली। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी है, देख लेना है कि कौन प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है, कौन खत्म हो जा रहा है।
देखो 4 मोल से 1 मोल ए लिए थे तो कितना मोल वो बनेगा, 1 मोल अगर आप ए लिए हो तो कितना मोल आपका प्रोडक्ट बनेगा 1/4। बी किससे चलते हैं, 2 मोल से 1 मोल ए बन रहा है, 0.6 मोल आपने बी लिया हुआ है तो इसका कितना मोल्स बनेगा, 0.6 मोल्स ऑफ बी से वो कितना बनेगा 0.6 डिवाइड बाई 2 मोल। 0.72 मोल सी लिए हैं, 3 से उसका 1 बन रहा है तो 0.72 से कितना बनेगा 0.72/3। कैलकुलेट कर लेना। जो प्रोडक्ट जिसमें प्रोडक्ट सबसे कम मिल रहा है, जो प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा है आपको वही लिमिटिंग रीजेंट है। क्या पूछा, व्हाट इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हाँ तो कैलकुलेट कर लेना, 1/4 मतलब 0.25, ये हो गया 0.3 हो गया, इसको डिवाइड करोगे तो 0.24 हो गया। कौन प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा आपका, कौन सबसे कम है, यही है सी वाला। क्लियर। किसी को डाउट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा, आप इसको बनाइएगा, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 26.8 ग्राम Na2SO4 दिया है डॉट NH2O, मतलब ये एक प्रोडक्ट है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है। बोला है कि ऑब्टेन किया जा रहा है 12.6 ग्राम ऑफ वाटर से, कंटेंट सॉरी इसमें 12.6 ग्राम वाटर है, तो आपको बताना है n की क्या वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। 1 मोल में n मोल वाटर, 1 मोल में n मोल वाटर, देखो 1 मोल में n मोल वाटर है ना यार, रिएक्शन देखिए। तो इतना ग्राम लिया है तो कितना मोल इसका लिया हुआ है, तो 26.8 Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 150, आप कैलकुलेट कर लेना, शायद 150 होता है, तो 150 प्लस n इंटू वाटर का हो गया 18, इतना मॉलिक्यूलर वेट हो गया इस क्रिस्टल का, तो इतना मोल इसका हो गया। बोलो इसके 1 मोल में n मोल वाटर, बोल रहा है कि ये जो है इतना ग्राम अगर ले तो 12.6 ग्राम वाटर है, कितना मोल वाटर है 12.6 डिवाइड बाई 18, इतना वाटर है और इसका इतना मोल लिया गया है। मुझे पता है इसके 1 मोल में n मोल वाटर, तो इतने मोल में कितना मोल वाटर इंटू n, यही तो है मेरे भाई ये इक्विवेलेंट। क्लियर हुआ। देखो इसके 1 मोल में n मोल वाटर, इतने ग्राम में इसका कितना मोल, तो उसमें कितना मोल वाटर इंटू n डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 150 प्लस n इंटू 18, इतना, यही तो है जितना मोल वाटर आपका बना था, मिला है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन को लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि सपोज 316 ग्राम एल्युमिनियम सल्फाइड लिया है, रिएक्शन हुआ तो 493 ग्राम वाटर के साथ, सॉरी 493 वाटर के साथ पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट सीमेंट, जो एक्सेस में है वो कितना बचेगा। क्या करना है, कुछ नहीं, बस रिएक्शंस को बैलेंस करना है। रिएक्शन पहले बैलेंस कीजिए, लगाइए POAC, तो रिएक्शन अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, मुझे तो याद है, आप बैलेंस कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा इसका कितना मोल है, 316 है। एल्युमिनियम सल्फाइड को अगर आप एटॉमिक वेट निकालेंगे तो एल्युमिनियम सल्फाइड का 142 होता है, 142 होता है एल्युमिनियम सल्फाइड का। आप 142 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, यहाँ पे 5 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चलेंगे, आपको पता चलेगा कौन एक्सिस में। क्लियर। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टैक्योमेट्री पूछ रहा है, व्हाट इज स्टैक्योमेट्री। सिंपल सी स्टैक्योमेट्री, जैसे अगर कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, चलो वाटर वाला ये रिएक्शन मैं ले लेता हूं। रिएक्शन है हमारा H2 प्लस O2, H2O बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस। तो ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स और फिर ईच एलिमेंट्स, क्या होता है उसको स्टैक्योमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं। जो 2 है इसी को हम स्टैक्योमेट्री बोलते हैं। तो यहां पे स्टैक्योमेट्री का मतलब है सिंपलेस्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स या फिर कोफिशिएंट ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज स्टैक्योमेट्री, राइट। समझ में आया। तो जो आपके सिंपलेस्ट कोफिशिएंट होंगे, तो ये जैसे 2 है, अगर इसको अगर ऐसे लिखा रहे H2 प्लस हाफ O2
रिएक्शन तो बैलेंस यहां पे भी है, लेकिन इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टोइकियोमेट्री सिंपल सा है, हम इसमें हमें आइडियल, जैसे अगर ये रिएक्शन है a + 2b से 3c और d बन रहा है, अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 2 b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 3 जो है c का है, 1 जो है d का है। सिंपल है। अगर इन जनरल ले एक रिएक्शन, मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है, तो a जो होगा a का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, b जो है b का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, c जो है c का है, d जो है d का है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट a b c d कहे जाएंगे। सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट मैं कह रहा हूं, सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशियो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर इसी रिएक्शंस को देख रहे हैं, एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन करके AlCl3 और वाटर H2 गैस लिबरेट कर रहा है, तो यहां पे देखिए मुझे पता है 1 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा है, इसका 3/2 मोल्स बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो यही है इनका रेशियो। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछा जाए तो कोएफिशिएंट को इंटीजर में चेंज करेंगे। देखो जैसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो सारी जगह तो ये रिएक्शंस मिलेगी, ये रिएक्शंस मिलेगी, तो यहां पे जो 2, 6, 2, 3 ये आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहे जाएंगे, राइट। क्वेश्चन तो आपको इससे भी बन जाएंगे, लेकिन ये कोएफिशिएंट की बात है तो इंटीग्रल जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, राइट। चलो क्वेश्चंस बनाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का एकदम सिंपल सा, कोई पंगा नहीं है भाई, बस सिंपल सा है। आप रिएक्शंस को देखेंगे, बैलेंस करेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा किसका कितना मोल किसके साथ रिएक्ट करके कितना अमाउंट बन रहा है, राइट। देखो इस रिएक्शन को देखो, बोला है अगर इक्वल वेट लिया जाए जिंक का और उसको आयोडीन के साथ मिक्स किया जाए तो ZnI2 बन रहा है, Zn नॉट ZO, ZnI2 बन रहा है। फिर पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शंस बाय द वेट ऑफ ओरिजिनल जिंक रिमेन अनरिएक्टेड। सिंपल है, सिंपल है। रिएक्शंस को मैं देखूं तो रिएक्शन है हमारा Zn + I2, ZnI2 W ग्राम दोनों का लिया हुआ है, W ग्राम दोनों का लिया हुआ है। देखो W ग्राम लिया हुआ तो अगर मैं पूछूं कितना मोल्स लिया हुआ है तो डिवाइड कर देंगे जिंक के मॉलिक्यूलर वेट से। जिंक का होता है 65 एटॉमिक वेट से, सॉरी 65। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का देख लेंगे इसी तरीके से, आयोडीन का 117 होता है, तो 2 आयोडीन है, तो अगर इसका कितना मोल्स हो जाएगा 2 / 2 × 117, दोनों कितने इतने मोल से, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा है। तो आपको पता करना है कि क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन वेट ऑफ ओरिजिनल जिंक रिमेन्स, कितना जिंक बचा रहेगा, कितना जिंक बचा रहेगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहा है, जिंक बचा है। आपको हिंट दे दिया गया है व्हाट फ्रैक्शंस वेट ऑफ ओरिजिनल जिंक रिमेन्स, कितना जिंक बचा होगा, यानी कि ये कंप्लीट हो गया होगा, रिएक्शंस में खत्म हो गया होगा ऑब्वियसली। तो कितना बचा होगा, देखो इतना रिएक्ट कर गया, इसका 1 इसके 1 से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका इतना इसके इतने से रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना, जिंक कितना बचेगा, जिंक बचेगा W/65 था, रिएक्शन कितना कर गया W/2 × 117, इतना रिएक्ट कर गया, बचा है इतना। अगर आपको वेट फ्रैक्शंस पूछ रहा है तो टोटल 2W था, सॉरी W था, टोटल W था, डिवाइड कर देंगे W से, इतना मोल्स, ये तो मोल्स का है, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे 65 से, तो इतना ग्राम बचा है कितने में से, W में से, यही आंसर है फ्रैक्शन। क्लियर हुआ। देखो सिंपल सा है, W/65 हमने लिया था, W/2 × 117 I2 का था, इतना रिएक्ट किया तो इसका इतना रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना, इतना मोल्स बचा, जिंक का कितना ग्राम बचा, इंटू 65 डिवाइड कर देंगे W से, तो पता चल जाएगा कितना फ्रैक्शंस बचा है इनिशियल का, राइट। इन 2 क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में पूछिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, 2 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस रिएक्शंस में भी देखिएगा आसानी से, रिएक्शन तो बैलेंस ही है, बाकी का सीधा कॉन्सेप्ट से लगाइए, आंसर बन जाएंगे स्टोइकियोमेट्री का ऑपोजिट। अब देखिए एडियोमेट्री की बात करते हैं। एडियोमेट्री क्या होता है, देखो एक बेसिकली एक ट्यूब होता है जिसमें हम
पता करते हैं कि कोई भी गैसियस प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कितना उसका रिएक्टेंट एज ए रिएक्टेंट वो बच जा रहा है। मतलब एक ट्यूब होता है जिसमें हम किसी गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम को डिसाइड करते हैं, राइट। तो इन सब थ्योरी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि गैसियस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब कॉल्ड इडियोमीटर। इडियोमीटर एक ट्यूब होता है जिसमें गैसियस रिएक्शन होते हैं, वहां से हमें आइडिया लगता है कि कितना गैसियस प्रोडक्ट बना है किसी भी चीज में। इडियोमीटर इज बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ बोलता है कि अमाउंट कंजर्व होंगे किसी भी रिएक्शंस में, अमाउंट कंजर्व होंगे किसी के, अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो वो एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस पे है, व्हिच स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस अंडर अ सिमिलर कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे देखिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात किया था, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात किया था। हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू nRT। यहां से अगर कंडीशन कॉमन कर दे, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे, तो हम यहां से हमें पता लगे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर कोई भी रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे लेकर चली जा रही है, तो वहां पे अगर मोल्स के साथ आप कह रहे हो कि इसका इतना मोल उसके इतने मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसका इतना वॉल्यूम, कोई भी गैस इसका किस पर्टिकुलर वॉल्यूम किसी के मोल्स के प्रोपोर्शन में ही है, तो किसका कितना वॉल्यूम किसके कितने वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा वो मोल के कॉरस्पॉन्डिंग चलने लगेगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लो वाटर बनाना है हमें, H2 वाटर का बार बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि सिंपल है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। देखो H2 और O2 ये गैस है, जैसे अगर कांस्टेंट कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है प्रेशर और टेम्परेचर का, ये गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, तो मान लो तो यहां से हम कह रहे हैं इसका एक मोल इसके हाफ मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल बना रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक वॉल्यूम इसका आधे वॉल्यूम से रिएक्ट करके उसका हाफ वॉल्यूम बना रहेगा। कब? जब कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन है। तो यही एवोगाड्रो साहब बोल दिए थे, तो एवोगाड्रोस लॉ है। क्लियर? राइट। अब देखो कुछ रिएजेंट है, जैसे अगर कोई चीज हम रिएक्शंस करवा रहे हैं, हमें पता करना है कि कोई किसका कितना वॉल्यूम बना है, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर CO2 SO2 बना है, अगर इसको KOH सॉल्यूशन से पास कराओगे तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना वॉल्यूम में कम ही आई वो बता देगा कि कितना SO2 और CO2 था, राइट। आपको क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिएक्शन हुआ प्रोडक्ट बना उसको KOH से पास करें, तो अगर गैसियस प्रोडक्ट आपका CO2 SO2 होगा तो KOH से पास करने में इनका जितना भी वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो वहां से मैं जैसे मान लीजिए 10 ml आपका CO2 बना था, टोटल वॉल्यूम था गैस का, उसमें O2 H2O सब थे, टोटल वॉल्यूम था 20। मान लो अगर उसको 20 वॉल्यूम को हम KOH से पास करा रहे हैं तो 10 वॉल्यूम हो जा रहा है। तो यहां से हमें आइडिया लग रहा है कि CO2 कितना था 10, क्योंकि 10 का कमी आया है। 10 की कमी किसकी वजह से आया? CO2 और SO2 जो भी थे जो KOH एब्जॉर्ब कर लिया उसी की वजह से थे, राइट। अब देखो इसी तरीके से आपको ये रिएजेंट याद रखने हैं, ये रिएजेंट याद रखने हैं। CO2 और SO2 को KOH एब्जॉर्ब करेगा, CO को आपका अमोनिकल क्यूप्रेस क्लोराइड एब्जॉर्ब करेगा, O3 को टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब करेगा और O2 को अल्कलाइन पैरागैलोल एब्जॉर्ब करेगा। कहीं पे भी अल्कलाइन पैरागैलोल यूज हुआ है तो आपको समझ जाना है कि O2 अगर प्रेजेंट होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? कहीं पे भी अगर आपका अमोनिकल क्यूप्रेस क्लोराइड यूज हुआ है तो जहां भी आपका CO होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी कमी आएगी, देखो क्वेश्चंस बनाएंगे तो समझ में आएगा, इनको ख्याल रखिए, इनको आप लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही सारी चीजें रिलेट होती है। आपको कॉन्सेप्ट से याद है, क्वेश्चन नहीं बन रहे तो कोई मीनिंग नहीं उस कॉन्सेप्ट का, क्वेश्चन बनने चाहिए, राइट। चलो देखो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन को बता देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा। चलिए मैं पहला ही क्वेश्चन बता देता हूं, सिंपल है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ml मिक्सचर है O2, O3, O2 और CO2 का, ये तीन गैस का मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम है 200 ml। बोला है अगर इसको पास कर रहे हैं टर्पेंटाइन ऑयल से, देखो हमें ख्याल है टर्पेंटाइन ऑयल का नाम सुनते ही हमें क्या है कि जितना भी SO2 CO2 प्रोडक्ट में रहेगा वो एब्जॉर्ब होने वाला है, राइट, उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो 200 ml था, अब अगर टर्पेंटाइन से पास किया उसमें CO2 था तो CO2 वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी वॉल्यूम में कमी आएगी वो CO2 की वॉल्यूम होगी। बोलो कितनी वॉल्यूम में कमी आ रही है? बोल रहा है कि रिड्यूस टू 155, 155 हो गया। कितना कम हुआ? 45 किसका वॉल्यूम था? CO2 का। देखो क्लियर हुआ?
देखो मैं कह रहा था कि 200 ml मिक्सचर है, O3 O2 CO2 का है, अगर उसको टर्पेंटाइन से पास कर रहा है तो कौन एब्जॉर्ब होगा? CO2, क्योंकि टर्पेंटाइन ऑयल CO2 को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब किया, वॉल्यूम 155 हो गई, कितनी की कमी आई? 45 का, वो CO2 में था। बोलो अगले पॉइंट में जाइए। अगेन अगर इसको फिर से पास कराया गया, अगेन मतलब यही, इसके बाद 155 ml को फिर से पास करवाया गया, किससे? KOH सोल्यूशन से। सॉरी, टर्पेंटाइन तो O3 को एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी O3 को एब्जॉर्ब करेगा, हाँ बिल्कुल। टर्पेंटाइन का ये वॉल्यूम जो था हमारा, ये O2 का, O3 का है, O3 का है, ये O3 को एब्जॉर्ब किया। अब KOH से पास किया तो जितनी वॉल्यूम में भी कमी आएगी, 90 हो गया, जितनी कमी आई वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसकी वजह से आएगा। तो CO2 का कितना वॉल्यूम होगा? 155 से 90 बचा, कितना एब्जॉर्ब हुआ? 65 ml CO2 का वॉल्यूम है। और लास्ट जितना बचा, कितना बचा? 90 बचा, 90 ml बचा, वो किसका वॉल्यूम होगा? O2 का होगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट? देखो सॉल्यूशन को पास करवाओ, जो जिसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी कमी आ रही है वो जो एब्जॉर्ब हुआ वही कमी है। देख लीजिए फिर से, 200 ml है, इनका मिक्सचर है, टर्पेंटाइन से पास किया, O3 एब्जॉर्ब हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ हो गया होगा वॉल्यूम? क्योंकि 155 हो गया तो 200 में से 155 निकला, 45 एब्जॉर्ब हुआ O3 का वॉल्यूम। फिर उसके बाद कह रहा है कि उस मिक्सचर को फिर से KOH से पास किया, अब CO2 एब्जॉर्ब होगा, जितनी कमी आई वो CO2 का वॉल्यूम, 65 की कमी आई CO2 का वॉल्यूम। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करिए। सॉरी, क्वेश्चन 15 देखिए। 200 ml CO है, उसको मिक्स किया 50 ml ऑक्सीजन के साथ, CO और O2, और इस मिक्सचर को एक्सप्लोड किया हीट की प्रेजेंस में, तो अगर प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 बनेगा। चलो मैंने बैलेंस इक्वेशन भी लिख दी, उसके बाद कह रहा है कि अब इसको कूल किया जा रहा है। द रिजल्टेंट मिक्सचर विद KOH, उसको KOH के प्रेजेंस में कूल किया गया, मतलब इसको ठंडा किया गया, जो प्रोडक्ट बना उसको ठंडा किया गया, फिर उस रिजल्टेंट जो मिक्सचर है उसको KOH से पास किया गया। KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, CO2 को खा जाता है। CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो जितनी वॉल्यूम में कमी आई, वो जितनी बची वो पूछ रहा है, बताइए गैस का कितना वॉल्यूम बचेगा? 20 ml था CO का, 50 इसका था, इसके एक वॉल्यूम से उसका एक वॉल्यूम बन रहा है, उसके साथ आधा वॉल्यूम O2 का रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 20 से उसका कितना रिएक्ट करे, कितना बनेगा? 20 बनेगा। 50 से उसका कितना बनेगा? 25 बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसके 20 से उसका 20 बनता, इसके 50 से उसका 25 बनता। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? CO है, क्योंकि प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट CO है। अब देखिए 20 से इसका एक से इसका आधा रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 20 से इसका कितना रिएक्ट करेगा? 10, इसका कितना बचेगा? 40। ये पूरा बन खत्म हो गया। इसके एक से इसका आधा, इसके 20 से उसका 10, तो 10 रिएक्ट कर गया, 40 बचा, इसका कितना बना? 20 बना। अब मिक्सचर में ये दोनों है, ये तो रिएक्शन कर गया पूरा, बोलो बहुत बढ़िया। O2 रिमेन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट CO होगा, बहुत बढ़िया। अब ये 40 O2 है, CO2 20 है, अब इस मिक्सचर को पास करवाया गया KOH से, कौन खत्म होगा? CO2 खत्म होगा, 20 खत्म हो गया, बचेगा कितना वॉल्यूम? 40। तो वही पूछ रहा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज लेफ्ट। ऑक्सीजन बचेगा 40 ml। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 मैं कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 को आप बनाइएगा, बहुत आसानी क्वेश्चन है दोनों। 17 में बोल रहा है कि 100 ml O2 और O3 का मिक्सचर है, इसको पास किया गया टर्पेंटाइन से। टर्पेंटाइन किसको एब्जॉर्ब करता है? O3 को। टर्पेंटाइन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि O3 का काम खत्म। देयर वाज अ रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम बाय 20 ml वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब O3 कितना था? 20 ml था, क्योंकि उसी को टर्पेंटाइन एब्जॉर्ब कर लिया है। तो 100 ml मिक्सचर है इन दोनों का, तो O3 हमारे पास कितना है? 20 ml। O2 कितना है? 100 ml, सॉरी 80 ml, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है 100 ml। बोलो नेक्स्ट पूछ रहा है कि इफ 100 ml इसी मिक्सचर को, इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हीट किया गया, तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा मिक्सचर को? देखिए क्या होता है कि अगर O3 को हीट करें तो ओजोन बना लेता है, ओजोन को हीट करें तो ऑक्सीजन बना लेता है, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं हम। O3 को अगर O2 में कन्वर्ट करना, अगर इसको आप हीट करेंगे तो 3/2 O2 बनेगा। तो इसके
इसका 20 ml था तो इसका कितना बनेगा, इसके एक वॉल्यूम से इसका 3/2 वॉल्यूम बन रहा है, तो इसके 20 ml से उसका कितना बनेगा 3/2 इंटू 20 यानी 10 ml, सॉरी 30 ml। 30 ml O2 बना, पहले 80 था अब 30 बढ़ गया, टोटल 110 हो गया। फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है मिक्सचर का, 110 आंसर है आपका, 110 ml आपका आंसर है। अगर आपको इंक्रीमेंट पूछता कि मिक्सचर में कितना इंक्रीमेंट होगा तो आपका आंसर 10 आता, क्योंकि 100 था 10 बढ़ गया, राइट। किसी को डाउट? देखिए अब मिक्सचर का एनालिसिस करना है हमें, मिक्सचर का एनालिसिस करना है। मिक्सचर का एनालिसिस मतलब जैसे अगर मैं बोलूं हमारा एयर है, एयर में एक ही तो गैस नहीं है, एक ही टाइप के तो गैस नहीं है एयर में। एयर में क्या होता है, आप पढ़े होंगे थोड़ी बहुत साइंस, मतलब 10th तक, तो उसमें हमें पता था कि 78% जो होता है वो N2 गैस होता है और 21% जो होता है वो O2 गैस होता है। रेस्ट ऑफ द चीजें जैसे कार्बन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, ये सब इनर्ट गैसेस 1% में होती हैं। तो चलो मान लो मैं 1% कार्बन ही मान लेता हूं। इन शॉर्ट जनरलाइज करके ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। तो अगर मैं गैस का, एयर का एक मोल लूं, एक मोल मॉलिक्यूल्स लूं एयर का, तो अगर मैं पूछूं उसका वेट कितना होगा, तो वो उस वेट को मैं ये कह सकता हूं कि वो उस गैस का मोलर मास है, क्योंकि एक मोल का मास मोलर मास होता है। बोलिए, एक मोल का मास जो होता है वो मोलर मास होता है। तो अब 78% N2 है, 1% कार्बन है, 2% O2 है, सॉरी 21% O2 है। तो अगर एयर का मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सी बात है, देख लो 100 देखो 78% O2 है, 1% ही है, 2% ही है, तो देख लो कि 100 मोल लेते हो तो कितना वेट आता है, तो 1 मोल का वेट निकल जाएगा, तो उसी को मोलर मास कहते हैं। तो मिक्सचर जो होता है उसका एनालिसिस में हम यही सीखेंगे, किसी भी गैस का मोलर मास कैसे निकाले, कोई पर्टिकुलर चीज है तो हम उसका अमाउंट कैसे निकालें। तो देखो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी कार्बोनेट हो, जैसे अगर कोई भी कार्बोनेट हो वो डिकम्पोज होता है, लेकिन लिथियम जो जैसे M2 मान लीजिए कोई कार्बोनेट है जिसका जनरल फॉर्मूला है M2CO3, अगर उसको डिकम्पोज करवा रहे हो तो सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे, बस एक ही है जो डिकम्पोज नहीं होगा, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। यहाँ पे मेटल जो है M के है वो अल्कली मेटल है ना, तो सारे अल्कली मेटल डिकम्पोज नहीं होंगे, बस Li2CO3 डिकम्पोज होगा। आप इसको इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे फायांस रूल, तो फायांस रूल का ही एक्सप्लेनेशन है, तो हम फायांस रूल के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ख्याल रखिएगा बस कि कोई भी कार्बोनेट हो सब के सब डिकम्पोज नहीं होंगे एक्सेप्ट Li2CO3। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं एवरेज मोलर मास अगर निकालना है, अगर किसी भी कोई भी गैसियस मिक्सचर है अगर उसका एवरेज मोलर मास निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका 1 मोल का मास निकाल लीजिए, वही उसका मोलर मास है। अगर मान लीजिए कोई भी गैस के 10 मोल का अगर मास है 50, 10 मोल का अगर मान लीजिए 50 ग्राम मास है, अगर उसका मोलर मास में पूछूं तो बोलेंगे कि 1 मोल का मास उसका मोलर मास होगा, तो 5 ग्राम, तो उसका मोलर मास क्या हो गया 5 ग्राम, 5 ग्राम, राइट। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। हमें मोलर मास कैसे निकालना है, उसका टोटल मास कितना है और उसके कितने मोल्स हैं, डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास एवरेज निकल जाएगा, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल मोल्स। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एयर का कॉम्पोजिशन तो पता है, अगर कॉम्पोजिशन पता है तो मोलर मास निकल सकता है। एयर का कॉम्पोजिशन हमने बताया, एयर में क्या क्या होता है, एयर में 78% आपका N2 है और 1% चलो मान लो कार्बन ले लेते हो और 21% ऑक्सीजन है। अगर एयर का मोलर मास निकालना है तो क्या करोगे, मान लो मैं 100 मोल एयर ले लेता हूं तो उसमें 78 मोल्स N2 के होंगे, बताइए 1 मोल कार्बन के होंगे और 21 मोल ऑक्सीजन के होंगे, राइट। अरे यही तो है ना इसका परसेंट, 78 मोल N2 के होंगे, 1 मोल कार्बन के होंगे, 21 मोल ऑक्सीजन के होंगे। तो मैं 100 मोल लिया हुआ था तो 100 मोल के कोरस्पॉन्डिंग में चल रहा हूं, तो 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं ना, 100 मोल का पर्टिकुलर जो वेट आएगा
उसमें डिवाइड कर देंगे 100 से तो 1 का निकल जाएगा। चलो अगर मुझे एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम मोलर मास निकाल लेते हैं, उसकी यूनिट जो ग्राम आएगी उसको एमयू से रिप्लेस कर देंगे, एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, राइट। तो अगर मैं एयर का मॉलिक्यूलर वेट निकालूं तो मोलर मास हमने अभी सीखा था, एवरेज क्या होता है, वो होता है टोटल वेट। 100 मोल लिया 78 ये है, 1 मोल का वेट होता है 28, 1 मोल का 28 ग्राम, 78 मोल्स है तो कितना होगा 78 इंटू 28। अब 1 मोल कार्बन है, 1 इंटू 12, 21 मोल O2 है तो 21 इंटू 32, इतना ग्राम हमारे पास एयर है। अगर आप उसका 100 मोल लिए हो तो अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मोल का आ जाएगा, 1 मोल का ही पूछ रहा है। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 29 ग्राम आएगा, ग्राम अप्रोक्सीमेटली। तो एयर का मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 29 AMU, क्योंकि ये ग्राम है, मोल वाइज है। 1 मोल का 29 ग्राम, तो ग्राम को अगर एमयू से रिप्लेस कर दोगे तो 1 मॉलिक्यूल्स का आएगा तो वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अगर वेपर डेंसिटी किसी भी मिक्सचर का जो कि NO2 और N2 है, N2O है, इसको N2O कर लीजिए, N2O दो गैस हैं जिनका वेपर डेंसिटी 27.6 है। आपको कैलकुलेट करना है मोल परसेंट ऑफ NO2 एंड मोल परसेंट ऑफ N2O। दो चीजें हैं, सिंपल है। अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, क्या आप मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हो, इंटू 2 इंटू 2, 27 है मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 27.6 इंटू 2, क्योंकि हमें पता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हमने पिछले क्लास में पढ़ा अभी। अब आपको मोल परसेंट पूछ रहा है, इतना ग्राम है, इतना ग्राम है, इतना ग्राम है 1 मोल मिक्सचर का वेट। अगर मैं पूछूं कितना मोल है NO2 का, कितना मास परसेंटेज है N2O का, तो सिंपल है, चलो मैं मान लेता हूं कि 1 मोल लिया तो इतना वेट है, 1 मोल में x मोल मैं मान लेता हूं NO2 है, तो N2O का कितना मोल होगा, तो 1 माइनस x मोल होगा N2O का। बोलो 1 मोल लिया मैंने गैस, 1 मोल लिया, 1 मोल गैस का वेट कितना है, इतना ग्राम है, क्योंकि वेपर डेंसिटी गिवन है, वेपर डेंसिटी इंटू 2, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास 27.6 इंटू 2 मिल गया। मेरे को पता है 1 मोल का मास मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता है कि किसका कितना कॉम्पोजिशन है। मैं कह रहा हूं x मोल ले लिया, उसमें NO2 मान लेते हैं तो 1 माइनस x N2O को होगा, तो x मोल का कितना वेट होगा, x इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 इंटू 14 प्लस 32 कितना होगा, 32 प्लस 14 मतलब 46। तो इतना ग्राम NO2 होगा, कितना ग्राम N2O होगा, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, मोलर मास कितना होगा 28 प्लस 16 44, इतना टोटल वेट है, यही तो इक्विवेलेंट है 27.6 इंटू 2 के। यहां से x की वैल्यू आ गई, जब x मिल गया तो x क्या है, मोल्स है, x क्या है, मोल्स है, किसके, हमने माने थे NO2 के मोल्स, तो NO2 के मोल्स निकल गए तो N2O के मोल्स निकल जाएंगे, N2O के मोल्स निकल जाएंगे। जब N2O के मोल्स निकल जाएंगे तो मास परसेंट पूछ रहा है, टोटल कितना है, इतना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, 1 माइनस x के कोरस्पॉन्डिंग कितना ग्राम होगा आप निकाल सकते हैं, कितना मास परसेंट होगा, परसेंट तो निकालने आता है ना, कितना है ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स, टोटल इंटू 100% कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है आपको, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। देखिए आपको ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में है 100 ग्राम मिक्सचर है MgCO3 और Na2CO3, इसको हिट किया गया स्ट्रांगली, तो बताया कि इफ 22.4 लीटर ऑफ CO2 इज फॉर्म, CO2 इज लिबरेटेड एट STP, आपको वेट कैलकुलेट करना है Na2CO3 का। दोनों को हिट करेंगे, MgCO3 MgO CO2 बनेगा। अगर आप सोडियम
Na2CO3 को हीट करेंगे, बनेगा NaO प्लस CO2 बनेगा। इसी CO2 गैस का STP पे वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको पता करना है कि कितना उसमें Na2CO3 है। मान लीजिएगा 100 ग्राम मिक्सचर है, इसको मान लीजिए x है, तो ये कितना होगा 100 माइनस x ग्राम। इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मोल्स पता चल जाएगा, x बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgCO3 इतना मोल्स, इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है तो इसके इतने से इसका इतना ही बनेगा। और यहां से देख लीजिएगा कितना CO2 बनता है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, पता चलेगा कितना एज ए प्रोडक्ट CO2 बना। अब CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए मुझे, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए और बोल रहा है कि उसका 22.4 लीटर मिला है, यानी कि दोनों का सम कितना होगा, 1 मोल होगा, क्योंकि 1 मोल CO2 का वेट STP पे 22.4 लीटर होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, आप कैलकुलेट कर लेना, राइट। सिंपल है। आप बाकी की चीजें कैलकुलेशन है, मैंने बस कहा कि आपको मान लीजिए इसका x ग्राम है, इसका 100 माइनस x ग्राम है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट के दोनों से डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कितना मोल्स आपका सब पर्टिकुलर चीज है, MgCO3 है, Na2CO3 है। हमें पता है कि इस रिएक्शंस को देखें, MgCO3 का डिकम्पोजिशन हुआ, MgO बना और CO2 बना, Na2CO3 का डिकम्पोजिशन हुआ, NaO बना और CO2 बना। इसके एक मोल से इसका एक बन रहा है तो इसका x बाई मॉलिक्यूलर वेट जो भी है नंबर ऑफ मोल्स उसका उतना ही मोल CO2 बनेगा, तो इससे भी उतना ही बनेगा, दोनों का एड अप 1 मोल होगा जो कि 22.4 लीटर के बराबर होगा। आपको x की वैल्यू मिल गई। वेट परसेंटेज पूछ रहा है तो हमें पता है कि वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 का आपने बोला है कि 1 माइनस 100 माइनस x है, x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल 100 से, तो यही है परसेंटेज वेट। अब इसको बनाइएगा, दोनों को बर्न करेंगे, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। जैसे कि कुछ चीजें जो हमने पढ़ा था, आपको POAC में क्या करना है, एटम कंजर्व करवाना है, स्ट्रांगली हीट किया तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इनऑर्गेनिक में आप पढ़िएगा स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या होगा, बस यही था कि लिथियम का कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज नहीं हुआ, बाकी के रेस्ट ऑफ द चीजें डिकम्पोज होगा, बाकी के कोई चीज डिकम्पोज नहीं होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब आपको क्या काम है, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन जो छूटे हैं उनको बनाइए, अगले क्लास में वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।